अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक जो है वो फ़र्स्ट एड है, फ़र्स्ट एड इन CPR। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर इन केस ये लेंदी होती है तो हम लोग उसको 2 वीडियोस में करेंगे, फ़र्स्ट एड एंड CPR। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो फ़र्स्ट एड है अभी। तो फ़र्स्ट एड में जैसे कि आपको मालूम भी है, आजकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो सूरत हाल है सैलाब ज़दगान के हवाले से, और बहुत सारी एमरजेंसी डिज़ास्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड है क्या चीज़ और उसमें हम लोग किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इसको ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट जो तिब्बी इमदाद होती है उसको हम लोग मतलब उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें पहला कि ये कि आपने चेक करना है पहले तो आप सर्टिफाइड हो। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता चलूँ कि मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से सर्टिफाइड हूँ और मैं उनका मतलब ये इंस्ट्रक्टर हूँ लास्ट तकरीबन कोई 5 साल से। और पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन का भी मैं फ़र्स्ट एड सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं वॉलंटियरली भी काम कर रहा हूँ और जिसमें ट्रेनिंग्स भी हैं, इसमें हम लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और मैं पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी फ़र्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम है जो उसमें काम कर रही होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को हमने ट्रेन भी किया है, काफ़ी लोगों को फ्रीलांस जो ट्रेनर्स हैं उनको भी ट्रेन किया है, और इंडिविजुअल्स को भी ट्रेन किया है, कंपनी के लोगों को भी ट्रेन किया है, ऑर्गेनाइजेशंस जो एज NGO काम कर रही हैं उनको भी ट्रेन किया है, ताकि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब फ़र्स्ट एड से मुराद मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट एड में हम लोगों ने पहले करना क्या है। अच्छा, ये वीडियो जो चल रही होगी तो डेफिनेटली आपको कुछ पिक्चर्स मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी या लेफ़्ट साइड पे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस टाइप की चीज़ बात कर रहा हूँ और क्या उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, पहले तो आपने किसी भी आफत से बचने के लिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप उनकी हेल्प कीजिए। नंबर 2, आप सर्टिफाइड हो। ठीक है, आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो आप उनकी इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज अ प्रोफेशनल आप जिस तरीके से हेल्प करते हैं वैसे आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइड होना चाहिए, आपके पास वैलिड कार्ड हो जिसकी वैलिडिटी हो 2 साल कम से कम या 1 साल, जो भी हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है। इसके अलावा आप इसका एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि कब किस वक्त हमने कोई एक्शन लेना है वो कब और क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत एक्शन ले लें और उससे फिर आगे जो विक्टिम है या पेशेंट है जो भी है उनको तकलीफ़ हो या वो उससे प्रॉब्लम आए। एक तो ये दूसरी चीज़ ये कि जब आप बहुत सारी ऐसी एक्सीडेंट्स होते हैं या बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फैमिलीज़ होती हैं तो आपको परमिशन लेनी होती है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगे कि वो इस हालत में नहीं है कि परमिशन मिल सके, तो प्लीज़ उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि आप उनकी वैसे ही हेल्प कर सकते हो। ठीक है, मगर इन केस उनके कोई कह लें कि मर्द हजरात हैं उनके साथ, उनको मदद की ज़रूरत है, तो आप उनसे प्लीज़ कंसीडर मतलब उनसे पूछें, उनसे कंसर्न करें कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं फ़र्स्ट एड सर्टिफाइड हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर वो कहें हाँ कर सकते हैं तो फिर आप उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, और बगैर किसी उसके मतलब 3 चीज़ें हैं, या तो वो आपसे हेल्प मांगेंगे, या आपने पूछना है उनसे हेल्प के लिए, या तो ये हो सकता है कि कोई भी आपसे हेल्प मांगने की कंडीशन में ना रहे, तो आपने उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब आप देखते हैं तो अपने आप को भी पहले सेव करना है आपने। ऐसा ना हो कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स हों, पानी हो, या फ्लड जिस तरह से चल रहा है उस तरह से कोई कंडीशन हो, तो आप अपने आप को अपनी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले अपने आप को सेव करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें आपने करनी है। तो जब विक्टिम अगर एक बंदा है, 2 बंदे हैं, जो भी हैं, आप अकेले हो, तो आपने पहले पूरा एरिया
चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले उसके करीब नहीं जाना, उससे पहले एरिया चेक करना है। हो सकता है वहाँ पर कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई और चीज़ें हो सकती है, एनिमल टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो छुपी भी हो, आपको पता भी ना हो, या इलेक्ट्रिकल करंट लगने की वजह से वो बंदा गिर गया हो, या पानी की वजह से स्लिप हो गया हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप को ये कंसर्न करना होगा। देन अगर आप ये चेक कर लेते हैं, मतलब एरिया सेफ़ है, आप उसमें जा सकते हैं, तो आपने वहाँ जाना है। और इसमें स्लो प्रोसेस नहीं करना आपने, मतलब ये जल्दी जल्दी करना है ताकि आप अगले बंदे की हेल्प कर सकें। आपने ये नहीं कि पूरा 10-15 मिनट उसी में लगा दिए कि चेक करें आप क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं। आपने जस्ट चारों तरफ नज़र दौड़ानी है, दौड़ाने के बाद उसके बाद आपने अगले बंदे की हेल्प करनी है। फिर आपने टैप करना है, ठीक है, उसके करीब जाके, उसे दूर भी ना रहे, करीब जाके टैप करना है। हाँ, अगर इंसिडेंट हुआ, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो ब्लड से पूरा कंटामिनेट है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसकी मैं आगे आपको वजह बताऊंगा कि क्यों। तो अगर इन केस ब्लड नहीं है या कोई बिल्कुल नॉर्मल इंसान पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पे, तो आप उसकी हेल्प करोगे तो 2 दफ़ा टैप करोगे, हेलो सर आर यू ओके, या ये इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ, बट आप उसके भाईजान बताइए, हेलो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, भाईजान आप, या जो भी सिस्टर हैं आपकी, उनको भी आप कर सकते हो, लेडीज़ खास करके। तो इस तरह से आपने उनकी हेल्प करनी है। वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, रिस्पॉन्स ना आने की सूरत में आपने क्या करना है, फिर आपने शाउट करना है, आपने ज़ोर से आवाज़ देनी है, प्लीज़ हेल्प हेल्प हेल्प। चारों तरफ आपने हेल्प, अगर कोई बंदा नहीं है तो डेफिनेटली आपने अपना मोबाइल यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें रेस्क्यू 1122 और 15 को कॉल करके, या एम्बुलेंस की कोई भी सर्विस जैसे छीपा है, ईदी है और जेडीसी है, इन तमाम कंपनीज़ की एम्बुलेंसेस को आप यूज़ कर सकते हो। अमन फाउंडेशन है और बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न कर सकते हो। अच्छा, इन केस अगर कोई वहाँ मौजूद है तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे भाईजान प्लीज़ कॉल करो इमरजेंसी नंबर पे और मुझे फ़र्स्ट एड किट और एईडी मशीन दे दो। अच्छा, अब फर्स्ट एड जो है वो तो इनिशियल हम लोग, क्योंकि अब ये प्रोसेस जो है ना फर्स्ट एड का मैं बता रहा हूँ, सीपीआर अलग प्रोसेस है, तो उसके लिए फिर हम आगे करेंगे। तो एईडी अगर इन केस उनका सांस नहीं चल रहा होगा तो हम लोग एईडी यूज़ करेंगे, मगर एईडी के लिए पूरी आपको जानकारी हो, पूरा प्रोसेस पता हो, तब आप यूज़ करोगे। और एक और चीज़, एईडी हर जगह मौजूद नहीं होता। एईडी से मुराद क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन है जो आप जब आप सीपीआर दे रहे होते हैं उसके बाद आप यूज़ कीजिए। ये मैं इसको आप डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में, मगर अभी का ये है कि ये चीज़ें करने के बाद आप जो भी आपकी हेल्प के लिए बंदा बैठा है या खड़ा हुआ है उसके आप कहेंगे प्लीज़ आप फर्स्ट एड किट और एईडी मशीन ले आओ। अगर एईडी नहीं है तो फर्स्ट एड किट तो ले आएगा डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद फिर आपने उनकी जो विक्टिम है, पेशेंट है, उसकी आपने ब्रीथिंग चेक करनी है। अब ब्रीथिंग के लिए क्या प्रोसीजर है कि आपने उनके मतलब नाक पे जाके हाथ नहीं रखना, ठीक है, आपने उनके मुंह पे जाके वो हाथ नहीं रखना, उनको फील नहीं करना, ऐसा कोई चीज़ नहीं करनी है आपने जस्ट उनकी चेस्ट है उसको ऑब्जर्व करना है 5 to 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो 5 to 10 सेकेंड आपने उनकी चेस्ट को ऑब्जर्व करना। डेफिनेटली वो सांस लेंगे तो वो उनकी जो उनका पेट और ये जो चेस्ट है ये ऊपर की तरफ आएगा। जब आप ये आएगा तो आपको पता चलेगा ये ब्रीथिंग ले रहे हैं, नॉर्मल है। इनकेस अगर नहीं ले रहे तो फिर आपने क्या करना है, सीपीआर देना है। अब सीपीआर के लिए वो प्रोसीजर हम लोग सीपीआर में पढ़ेंगे, बट अभी क्या जो फर्स्ट एड है तो उसमें हम ये कर लेते हैं एज्यूम कि वो सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब जब सांस ले रहे हैं तो फिर हमने क्या चेक करना है, उनकी इंजरीज़ चेक करनी है, उनकी पूरी बॉडी पे इंजरीज़ चेक करनी है। क्या आया उनको कोई कट लगा है या कोई चोट लगी है जिससे ब्लड आ रहा हो या कुछ भी वटेवर। अगर ब्लड आ रहा हो तो डेफिनेटली आपने वो ब्लड रोकने के लिए कोई प्रोसीजर अपनाना है। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर इंजरी नहीं है तो आपने इनका मेडिकल कोई ब्रेसलेट या नेकलेस या कोई ऐसी चीज़ चेक करनी है जिससे पता चल सके कि ये किस टाइप की इनको प्रॉब्लम है और ये किस वजह से गिरे। मोस्टली डायबिटिक होती है, हार्ट पेशेंट होता है, एपिलेप्सी होती है, तो ये चीज़ें मतलब ये ब्रेसलेट होते हैं जो बाहर मुल्कों में यूज़ किए जाते हैं। आजकल मैंने सुना पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं, लोग कंसर्न है अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो वो यूज़ करते हैं, जिसमें ब्रेसलेट है, आप हाथ में बांध के वो उस पर लिखा होता है हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर या कह लें कि शुगर, डायबिटिक और एपिलेप्सी, कोई भी जो उनको प्रॉब्लम है वो इस हवाले से हम मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा जब ये चेक कर लेते हैं तो आपने वेट करना होता है। अगर वो है तो फिर उस हवाले से आप
जो भी फर्स्ट एड मतलब जो भी एम्बुलेंस या जो भी कंसर्न टीम आएगी उसको आपने इन्फॉर्म करना है। और अगर वो आपको लगे कि वो लेट हैं तो आपने उनको मतलब उनको वहाँ से मूव करवाना है हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है। आपके पास गाड़ी हो, और ये ध्यान रखिएगा उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने मूव करवाना है। ऐसा ना हो कि उनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो फ्रैक्चर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे प्रॉब्लम आए, ठीक है। अच्छा, इन केस एम्बुलेंस आ रही है तो आपने वेट करना है, उसको जो विक्टिम या पेशेंट है उसको छोड़ के जाना नहीं है। आपने कॉल की या कुछ भी किया, आपने वेट करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। ये पार्ट यहाँ तक होता है कि ये फर्स्ट एड पूरा एक प्रोसीजर है। अच्छा, इसके बाद ये इनिशियल, उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें आप कह लें कि इंजरीज आ गई तो उसमें आपने किस तरीके से वो करना है। तो इसमें एक प्रोसीजर है ग्लव्स का, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा चीज़, वो ये कि आप डायरेक्ट ब्लड वाली जगह पे किसी भी पेशेंट को या विक्टिम को टच नहीं कर सकते। क्यों? उसके दो वजूहत हैं। या तो वो बंदा हो सकता है बीमार हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप उसको टच करें तो वो जरासीम आपके अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप बीमार हो, आपको पता ना हो, तो आप टच करेंगे, आपके हाथ में जरासीम हो या कोई भी वटेवर चीज़ हो जो उसको आप टच करने से उनको मतलब ये बीमारी दाखिल हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको एहतियात करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप साफ़ कपड़ा कोई यूज़ करेंगे उनको टच करने के लिए, ग्लव्स क्योंकि हर जगह नहीं होते, मगर अभी जो कोरोना के सिचुएशन में हर कोई अपनी गाड़ी में रखता है ग्लव्स और सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें। तो मैं मतलब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ग्लव्स होंगे। अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपने कोई साफ़ कपड़ा यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद ग्लव्स जब आप यूज़ करते हैं तो वो ब्लड से पूरे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने उसको रिमूव कैसे करना, उसका प्रोसीजर है बाकायदा, ठीक है। वो प्रोसीजर क्या है, उसको आपने ये पिक्चर्स आपके पास शो हो रही है, उसमें ये है कि आपने ग्लव्स को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना। यहाँ से पकड़ेंगे तो डेफिनेटली जो ब्लड जो है वो आपकी बॉडी को टच होगा। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऊपर से पकड़ना है, ऊपर से, जो यहाँ से नहीं, ऊपर से पकड़ेंगे, उतारने के बाद आपने अपने हाथ में लेना है, उसको मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर ये दो उंगलियाँ आपने नीचे से यूँ डाल के उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने एक डिस्पोजेबल शीट या कोई भी रैपिंग वाली जो चीज़ है उसमें डाल के, या आप उसको डस्टबिन में भी, मगर वो डस्टबिन बाकायदा इस चीज़ के लिए मखसूस हो कि आपने इसके लिए ये थ्रो करना है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। अच्छा, ग्लव्स का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक चीज़ है एलर्जी। अच्छा, एलर्जी होती है तो कुछ एलर्जी ऐसी होती है जिसमें हमें कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि उसको हमें इतना मतलब वो नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी एलर्जीज़ होती हैं। एक अलग टाइप की भी एलर्जीज़ होती हैं जिसमें आपको जान का ख़तरा होता है, ठीक है। वो डॉक्टर्स आपको कंसर्न करते हैं कि आपने एपीपेन यूज़ करना है। अच्छा, एपीपेन इस टाइप का होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का एपीपेन है, ठीक है। ये एपीपेन है, ठीक है। ये तो जस्ट ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, बट ओरिजिनल भी इसी टाइप का होता है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलता, मतलब कंसर्न किया जाता है जिनको ये प्रॉब्लम है, सीरियस कंसर्न है, जिसमें मिसाल के तौर पर वो एलर्जी इस तरह की है कि आप समझ लें कोई मछली फ़िश खाने से आपको प्रॉब्लम होती हो, या नट्स खाने से होती हो, या और कोई चीज़ ऐसी चीज़ खाने से आपको एलर्जी होती हो, तो डॉक्टर आपको कंसर्न करता है कि आपको ये, अगर मिसाल के तौर पर कोई इमरजेंसी में आप ये चीज़ खा लें या कोई फल या कोई ऐसी चीज़ खा लें, तो उससे ये कि आपका सांस उखड़ने लगता है, आपको पूरी बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं, और सांस की वजह से आपका दम घुटने लगता है, और हो सकता है कि उसमें आपकी जान भी चली जाए। तो डॉक्टर आपको कंसर्न करते हैं कि आपने ये एपीपेन यूज़ करना है। अगर आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये कीजिए, मतलब इजीली, क्योंकि आपके अंदर एक वो है जो फर्स्ट एडर होगा जो आपको कंसर्न कर रहा होगा, या वो आपसे पूछेगा कि आपको अगर उसको जानकारी है तो ये एपीपेन है, इसको आपने यूज़ करना है। इसको यहाँ से रिमूव करना है, ये ब्लू कैप है, इसको रिमूव करना होगा, और आपने हिप और नी के बीच में जो गैप है सेंटर, वो लेके उस पर आपने ये हिट मतलब लगाना है। लगाने के बाद आपने 10 सेकंड तक आपने वेट करना है, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ये 10 सेकंड तक आपने वेट करना है। वेट करने पे इसके अंदर जो मेडिसिन है वो पूरी आपकी बॉडी में चली जाएगी। उसके बाद जो विक्टिम है वो उसको रब करेगा, ठीक है,
और ये उसकी बॉडी मतलब सही होता है। अच्छा, इसमें फिर आपने टाइम भी मेंशन करना होगा कि कब लगाया आपने, ठीक है। हो सकता है ये एक काम ना आए, हो सकता है 2 काम आए। डॉक्टर की जो हिदायत होगी उसके हिसाब से आपने यूज़ करना है। और ये जस्ट एक मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में यूज़ होते हुए, बहुत रेयर जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग उसको यूज़ करते हैं। ये एक बेसिकली एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हमने रखी भी है ताकि आपको बता सकें। एक तो ये चीज़ों की थी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि एलर्जी बहुत सारी टाइप की होती है, तो उस पर आप इतना सीरियस नहीं होते, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि जो आपको पता भी नहीं होता बहुत सीरियस हो जाए। तो आपने ये एपिपेन अगर आपको पता है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो डॉक्टर से रुजू कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, बैंडेज अगर आपको चोट लगती है हाथ पे कहीं पर भी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो आप बैंडेज जो गाज पैड है वो आपने विक्टिम को देना है ताकि वो रख सके, ठीक है। उसके बाद आप ग्लव्स पहनिए और फिर आपने उसको हाथ से पकड़ना है, जहाँ से यूँ पकड़ लीजिए, अगर आपके ग्लव्स पहना हाथ से पकड़ लीजिए और फिर आपने चेक करना है, आपने वो गाज पैड जो लगाया हुआ है वो नहीं हटाना, उसके ऊपर से चेक कीजिए कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर आप दूसरा गाज पैड लगा लीजिए, ठीक है। फिर चेक कीजिए कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद कि मतलब नहीं है, तो फिर आपने उसको बैंडेज पूरी प्रॉपर करनी है, ठीक है, ड्रेसिंग करनी है पूरी। अच्छा, बैंडेज और ड्रेसिंग में 2 फ़र्क हैं। बैंडेज आपकी ब्लड को रोकता है और ड्रेसिंग जो है ना वो आपके जो ज़ख्म है उसको कवर करने के लिए ही है, ठीक है। तो फिर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए टॉर्निकेट है। टॉर्निकेट उसको आप बांधते हैं, वो भी आपको उस पिक्चर में मतलब नज़र आ जाएगा, मैं आपको शो करवा दूंगा। तो वो टॉर्निकेट जो है ना वो हम जहाँ ज़ख्म में मिसाल करते हैं, यहाँ ज़ख्म है तो हम यहाँ इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे, यूँ करके ऊपर की तरफ लगाएंगे और उसको टाइट करेंगे ताकि, और अगर इनके टॉर्निकेट नहीं है तो आप किसी कपड़े को भी किसी कपड़े को यूज़ करते हुए और उसके लिए लकड़ी छोटी सी आपको यूज़ करनी होगी ताकि उसको टाइट कर सकें, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक चीज़ मतलब जिसमें आप अच्छा फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए ये है कि क्योंकि हर जगह फ्रैक्चर का सामान तो मौजूद नहीं है, आप उसको कैसे हो कि मिसाल के तौर आपके एल्बो को चोट आई है और आप नहीं मूव कर सकते उसको, तो क्या करेंगे, आपने कोई भी कपड़ा लेना है जो आपने यहाँ से यूँ करके बांधना है। आपने देखा होगा अपना स्काउट्स के पास होता है वो, ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज होती है वो, उसको हम लोग इस तरह से वो कह सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें ये है कि आप किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है, मैगज़ीन है, वो अपने यहाँ रखना है और उसको फिर बांध देना है ताकि आप हॉस्पिटल पहुँच सकें और आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ अपना फ्रैक्चर के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा तो फर्स्ट एड में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, इसमें एनवायरमेंटल इमरजेंसीज़ भी होती हैं, इसमें और भी बहुत सारी इमरजेंसीज़ हैं, फ्लड के हवाले से भी हैं। तो जो इनिशियल है फर्स्ट एड वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके जहन में या कोई माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसे सवालात हों जो आपने पूछने हों, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूरे किसी भी हिस्से में आपको ट्रेनिंग चाहिए हो या आपके स्टाफ को या ऑर्गेनाइजेशन को, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।